स्क्रीन विजिबल है? थम्स अप करके बताएं सभी। ओके। सो कल हमने एनाटॉमी के टाइप्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स होते हैं और वो किस तरह से मेंशन होते हैं। अब नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसके आगे की टर्मिनोलॉजी और क्या क्या होती है एनाटॉमी की। तो इसमें हम अपने बॉडी की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम पढ़ेंगे। ये आपको स्पेशल ध्यान रखने की इसलिए जरूरत है कि जब हम मिस अलाइनमेंट पढ़ेंगे बॉडी के तो उसमें ये वाले जो टर्म्स हैं ये काफी यूज होंगे। तो आप लोग सिर्फ अभी समझने की कोशिश करें और जो आपके क्वेश्चन हैं उनको लिखने की कोशिश करें, बस। उसके अलावा आप जब नोट्स आपको जो बनाने हैं वो आप रिकॉर्डिंग से देख के बना लें तो वो आपको अधिक इजी होगा, बिकॉज आप उसको पॉज कर सकते हैं कहीं भी। तो अभी आप नोट्स के लिए परेशान ना हो, वो आप रिकॉर्डिंग में यूज करें। अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश करें। सो तो जो हमारी बॉडी की पोजीशन होती है उसके लिए हम क्या एनाटॉमिकल पोजीशन यूज करते हैं कि उसमें क्या क्या वर्ड होते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे खड़े होने की सही पोजीशन क्या होती है। ठीक है। तो आपके जो खड़े होने की सही पोजीशन है वो इस पिक्चर में दिखाई गई पोजीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और यही आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है जिसे हम सम अवस्था या साम्य अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसकी क्या खासियत होनी चाहिए कि जब भी आप खड़े होते हैं, आज चूंकि प्रैक्टिकल में भी हम स्टैंडिंग आसन शुरू करेंगे तो आज ये जो अभी मैं बता रही हूँ इसका यूज सारा आपका प्रैक्टिकल में होगा सेशन में। तो जब भी हम खड़े होते हैं तो आप देखिए हमारे दोनों जो टोज हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से बीच से सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, तो ये आपके नेवल के ऊपर से जाती हुई, चेस्ट के बीचों बीच से जाती हुई, आपके लिप्स के सेंटर पोजीशन से जाती हुई, नोज से जाती हुई और आईज के बीच मतलब आज्ञा चक्र से जाती हुई ऊपर तक जाती है। मतलब क्या कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। लेकिन जब हमारी बॉडी मिसअलाइंड हो जाती है और हम खड़े होते हैं तो हमारी ये जो आप सेंटर लाइन इसमें देख रहे हैं ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं रहती है। हमारा ये जो आप पेल्विक आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा अप डाउन होने से हमारा नेवल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारी जो ये स्ट्रेट लाइन है ये नेवल के ऊपर से नहीं निकलती है। नेक हमारा थोड़ा सा मिसअलाइंड हो जाता है जिसके कारण से हमारी जो नाक के ऊपर से ये लाइन निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती है। ठीक है। सो अगर आपकी बॉडी अलाइंड है तो उसमें आपकी ये पूरी जो एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये कैसे सेंटर से आएगी। लेकिन जब हमारी बॉडी मिसअलाइंड हो जाती है तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन हमारे नेवल, नोज और टोस के बीच से नहीं आती। तो जब भी हम यूज करते हैं कि आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो आर्म्स हैं ये दोनों आर्म्स आपके साइड में रहेंगे। हथेलियां कैसी रहेंगी? सामने की तरफ। ठीक है। साइड को टच नहीं करेंगी बल्कि आपके सामने की तरफ फेस करते हुए आपके पाम्स रहेंगे। आपकी हेड, आईज दोनों कैसे रहेंगे? सामने रहेंगे। और आपके लेग्स पैरेलल रहेंगे, फीट टुगेदर रहेंगे। तो हमारी बॉडी की सम अवस्था कोई भी हम स्टैंडिंग आसन जब शुरू करते हैं तो हम अपनी बॉडी को इस सीक्वेंस में लाके ही शुरू करते हैं। आवश्यक होता है कि हमारी बॉडी सम अवस्था में
रहे। और जब हम इसी पोजीशन को बैक साइड से देखेंगे तो यही जो वर्टिकल लाइन है ये कहाँ से, हमारी हील के बीच से जाएगी, दोनों नी के बीच से जाते हुए हमारे जो बटक्स हैं उनके सेंटर लाइन से होती हुई हमारी स्पाइन पर पूरी रन करेगी और ऊपर सिर तक जाएगी। ठीक है, सो बॉडी अलाइंड करने के लिए ये पोजीशन होना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, स्टैंडिंग आसन जब हम शुरू करते हैं तो हमारी बेसिक पोजीशन ये रहना बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पोजीशन एंटीरियर, या इसको हम वेंट्रल भी कहते हैं। दोनों एंटीरियर और वेंट्रल दोनों जो वर्ड हैं वो सेम पोजीशन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड सेकंड है पोस्टीरियर या डॉर्सल। सो ये दोनों वर्ड सेम पोजीशन के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। यदि हम एंटीरियर बोल रहे हैं या वेंट्रल बोल रहे हैं तो दोनों के लिए पोजीशन सेम ही रहेगी। अब एंटीरियर या वेंट्रल पोजीशन क्या होगी कि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो रहे हैं तो हमारे ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है, पूरा सामने का हिस्सा हमारा फेस, आईज, नोज, मेरा कमरा कर दो। प्लीज म्यूट कर लें जिसका माइक ऑन हो प्लीज। सो ये जो पूरा हमारा फ्रंट पार्ट है, जब हम इसको, ये वाला पूरा साइड हमारा कहलाता है एंटीरियर पार्ट या एंटीरियर सरफेस या एंटीरियर पोजीशन। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है, बैक में हमारा क्या क्या आ जाएगा, हमारे हील्स, प्लीज माइक म्यूट कर लें प्लीज, हमारे नी के बैक साइड, बटक्स, हमारी स्पाइन और हेड का पिछला हिस्सा, ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर रीजन। मतलब हम अगर सरल शब्दों में समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे आगे का हिस्सा जिस साइड फेस है वो एंटीरियर या वेंट्रल सरफेस है, और हमारे पीछे का हिस्सा मतलब पीठ वाला हिस्सा पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन में हम लेते हैं मीडियल लैटरल। मीडियल पोजीशन क्या होती है, जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में हमने एक लाइन ड्रॉ की थी सेंटर में, तो जब हम इस लाइन की तरफ आते हैं ये हमारा मीडियल रीजन है। और अब हम जिस इस लाइन से दूर बाहर की तरफ यदि जाते हैं तो लेटरल। तो यदि हम सपोज बोलते हैं कि हमारी जो शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर हार्ट से, हार्ट कैसा है, मीडियल है, और यदि हम बोलते हैं कि हार्ट से शोल्डर की पोजीशन क्या है तो लेटरल है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए। जो चीज, ये किसी भी दो ऑर्गन में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब वो दो ऑर्गन कौन कौन से हैं और उनकी पोजीशन क्या है, जैसे यहाँ पर सपोज हमने हार्ट और शोल्डर लिया है फॉर एग्जाम्पल। सो हार्ट चूंकि यहाँ कहीं रहता है, शोल्डर यहाँ है, तो शोल्डर कहाँ हुआ, मिड लाइन से बाहर की तरफ। हार्ट पहले आएगा ना, मिड लाइन से हम चलेंगे तो पहले हार्ट आएगा फिर शोल्डर। तो यदि हम ये बोलते हैं कि हार्ट से शोल्डर की पोजीशन क्या है तो वो क्या होगी, लेटरल। और यदि हम बोलते हैं कि शोल्डर से हार्ट की पोजीशन क्या है तो वो क्या हो जाएगी, मीडियल। तो हम कोई भी दो आर्गन को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। जो आर्गन मिड लाइन की तरफ होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियल, और जो ऑर्गन मिड लाइन से दूर होगा वो क्या हो जाएगा, लेटरल। ठीक है, और फाइनली हम जो हमारे साइड वाले पोर्शन होते हैं इनको भी लेटरल कहते हैं। ठीक है, तो यदि दो ऑर्गन में हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उन दोनों ऑर्गन में हम पहले तो किसको पूछ रहे हैं। अब मान लीजिए हम पूछते हैं कि नेवल और हैंड, नेवल एंड हैंड, तो यदि हम पूछते हैं कि नेवल और हैंड में नेवल की पोजीशन क्या है तो वो क्या आ जाएगी, मीडियल।
लेकिन यदि हम पूछ रहे हैं कि नेवल और हैंड में हैंड की पोजीशन क्या है, तब वो पोजीशन क्या आएगी, लेटरल। ठीक है, तो इस तरह से ये मीडियल और लेटरल होता है। हमेशा जो सेंटर की तरफ जाता है वो मीडियल हो जाता है, और जो बाहर की तरफ आता है साइड की तरफ वो लेटरल हो जाता है। और अगर दो सरफेस के बीच में कोई चीज है तो उसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आगे आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यदि दो सरफेस के बीच में कोई चीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। सपोज हमारी स्किन है और उसके नीचे स्टमक है या बोन है, उन दोनों के बीच में क्या है, मसल्स है, तो मसल्स क्या हो जाएंगे हमारा, इंटरमीडिएट। किसके कंपैरिजन में, किसके प्रोस्पेक्ट में, हमारे बोन और स्किन के प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, सो इस तरह से ये व्यू होता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। सो प्रॉक्सिमल और डिस्टल को अगर सहज भाव से समझें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चीज हार्ट से दूर है, हार्ट आपका सेंटर में है बॉडी के, जो चीज आपके हार्ट से दूर है वो डिस्टल है, डिस्टेंस पे है, डिस्टल डिस्टेंस। ठीक है, और जो चीज आपके हार्ट के पास आ रही है तो वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमल। राइट, अब जैसे हम एक आर्म को लेते हैं, यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये आर्म दी गई है, शोल्डर से लेके फिंगर्स तक ये आर्म है। ठीक है, अब इसमें हम पूछेंगे कि इसका शोल्डर जो है वो क्या पार्ट है, तो शोल्डर आर्म के कंपैरिजन में या फिंगर के कंपैरिजन में हार्ट के पास है, तो शोल्डर क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, और फिंगर्स क्या हो जाएंगी, डिस्टल। ऐसे ही यदि हम लेग्स के भी देखते हैं तो जो हमारे टोज हैं वो हार्ट से दूर होंगे तो ये हो जाएंगे डिस्टल, थाइस हार्ट के पास होंगी, उसको हो जाएगा प्रॉक्सिमल। इसकी डेफिनेशन में कई जगह ये भी मिलती है कि जो हिस्सा ट्रंक के पास होता है, ट्रंक मतलब क्या, आपका पूरा सेंटर का हिस्सा, आपका चेस्ट और एब्डोमेन मिला के ट्रंक रीजन बनाता है, तो जो हिस्सा ट्रंक की तरफ रहता है वो प्रॉक्सिमल है, और जो ट्रंक से दूर रहता है वो डिस्टल। तो बहुत सी जगह इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी मिलती है। अब यदि हम कंपेयर करें कि हमारे फिंगर्स और रिस्ट में, रिस्ट और फिंगर्स में क्या प्रॉक्सिमल है और क्या डिस्टल है, तो ऑब्वियसली रिस्ट हमारे ट्रंक या हार्ट के पास है ना, और जो हमारा फिंगर्स हैं वो हार्ट से दूर हैं। रिस्ट के कंपैरिजन में पहले रिस्ट पास आएगा ना हार्ट के, तो रिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉक्सिमल, और फिंगर्स क्या हो जाएंगे, डिस्टल। ठीक है, तो जो भी अंग हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि यदि मान लीजिए हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो वो सर्कुलेशन जिन दो अंगों में हम कंपेयर कर रहे हैं पहले कहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो जहां वो पहले पहुंचेगा वो हिस्सा क्या होगा, प्रॉक्सिमल, और जहां उसके बाद पहुंचेगा वो होगा डिस्टल। तो डेफिनेशन दो तरह से आती है, ज्यादातर ट्रंक को लेके मिलती है क्योंकि ट्रंक से समझना बड़ा सरल होता है कि जो हिस्सा ट्रंक की साइड है वो प्रॉक्सिमल है, जो ट्रंक से दूर है वो डिस्टल है। कई बुक में इसको हार्ट को लेके समझाया है और कई बुक में सर्कुलेशन को लेके। तो मैंने आपको ये तीनों चीजें समझा दी हैं, मीनिंग तीनों का एक ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सुपरफिशियल और डीप। ठीक है, तो सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, सतही जिसको हम बोलते हैं, और डीप मतलब गहराई में, गहरा। तो इसका तो सीधा सा यदि आप शब्दों से ही आप इसको समझें तो भी समझ सकते हैं कि जो ऊपरी हिस्सा है वो सुपरफिशियल होगा और जो अंदर का हिस्सा है वो डीप होगा। तो यहाँ जैसे कंपेयर किया है स्किन और रिब्स को, रिब्स मतलब क्या, हमारे हार्ट में जो एक हड्डियों का पिंजरा होता है वो रिब्स कहलाता है।
तो यदि हम स्किन और रिब्स में देखें तो स्किन रिब्स के लिए सुपरफिशियल है और रिब्स जो है वो लंग्स के लिए सुपरफिशियल है। क्योंकि हमारी कैसी लेयर होती है, एक होता है पहले जैसे ये लंग्स है, इसके ऊपर रिब्स होते हैं, फिर इसके ऊपर स्किन होती है, इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं। अब ये 3 लेयर्स में यदि हम देखें तो स्किन, रिब्स और लंग्स दोनों के लिए सुपरफिशियल होती है और लंग्स दोनों के लिए डीप होगा। लेकिन यदि हम रिब्स को कंपेयर करें तो अगर हम रिब्स और लंग्स में कंपेयर करते हैं तो रिब्स लंग्स के लिए क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा, लेकिन स्किन के लिए लंग्स क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 लेयर हैं। तो सुपरफिशियल और डीप वर्ड में सिंपल सा ये है कैलकुलेशन कि जो ऊपर हमको, अगर हम स्किन से अंदर की तरफ जाएं हमारी बॉडी में, तो जो सतह हमको या जो स्ट्रक्चर हमको ऊपर मिलता है वो सुपरफिशियल, और जो स्ट्रक्चर उसके और अंदर गहराई में जाने में मिलता है वो डीप। क्लियर हो गया सभी को? अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट हमारा है लेटरल और मीडियल। ये अगेन जो हमने पहले भी इसके पढ़ा हुआ था, ये सेम वही चीज है। लेटरल मतलब बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर जाना, लेटरल हो गया, और बॉडी के बाहर साइड से अंदर सेंटर की ओर जाना मीडियल हो गया। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ। अब आता है सेंटर एंड पेरिफेरल। सेंटर, आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज सेंटर मतलब बीच में रहेगी। तो यदि हम, हमारा जो सेंटर एक्सिस है अंदर की तरफ जाते हैं तो वो उस चीज को हम सेंट्रल बोलेंगे। और पेरिफेरल मतलब जो चीज हम बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब हमारे एक्सिस या सेंटर से दूर जाते हैं, वो पेरिफेरल होगी। इसको आप बिल्कुल सुपरफिशियल और डीप की तरह समझ सकते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, सेंट्रल और पेरिफेरल। जैसे आपने नाम सुना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन यहाँ वर्ड इसलिए अलग दिए हैं कि ये जो सेंटर, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही रहेगा। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइन में फैली हुई हैं, उनको हम हमेशा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही बोलेंगे। और कुछ ऐसी नर्व हैं कि जो हमारे स्पाइन से निकल के हमारे हाथ और पैरों में फैली हैं। तो ये जो हाथ और पैर में फैली हुई है इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो चीजें शरीर के बाहर की तरफ फैली हुई हैं, एक्सिस के बाहर की तरफ, वो पेरिफेरल है, और जो बॉडी के सेंटर में या एक्सिस की तरफ है वो सेंट्रल। मैम लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो तो हमारा ये जो स्पाइन में पूरा दिखा रहे हैं, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पर ये तो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में है बॉडी के। स्पाइन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पेरिफेरल नहीं बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं कि जो हमारे हाथ और पैरों में नर्व्स फैली हुई हैं उनको हम पेरिफेरल बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन और हमारा स्पाइनल का, दो ही चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे हमारे पैर का जो पंजा होता है या फुट होता है। ये मान लीजिए हमारा पैर का पंजा है। ठीक है, इस तरह से हम जमीन पर रखते हैं। ठीक है, तो जो हिस्सा जमीन को टच करता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंटर। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस हमने पढ़ा था वो अपोजिट हो जाता है। इसका वेंट्रल सरफेस कौन सा है, नीचे वाला, और डॉर्सल सरफेस कौन सा है, ऊपर। ये हमारा पैर का पंजा है जो जमीन पर रखा हुआ है। जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा है उसको हम प्लैंटर बोलते हैं, और ये वेंट्रल सरफेस है हमारे फुट का। और जो हिस्सा ऊपर है आकाश की तरफ, ये होता है डॉर्सल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हाथ में देखें, हालांकि आगे आएगा हाथ का तो हम उसमें बता देते हैं।
तो इसमें ये चीज क्लियर होगी कि अब जब भी हम बोलेंगे इस पोर्शन के लिए, तो हम पैर के नीचे, जिसको हम तलुआ बोलते हैं, ठीक है ना, या सोल बोलते हैं, वो क्या होगा, प्लेंटर। और उसके ऊपर का हिस्सा जो हमें खड़े होते हैं तो ऊपर दिखता है, ये हो जाएगा डॉर्स। अब एक दो वर्ड हमेशा यूज होते हैं, पैराइटल और विसरल। तो पैराइटल जो होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन होती है बॉडी कैविटीज की। बॉडी कैविटीज अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो जो बॉडी कैविटीज होती हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है पैराइटल। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की आउटर मेम्ब्रेन, जैसे हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है विसरल। तो इसीलिए हम ये इंटरनल ऑर्गन्स को हम इन शॉर्ट कई बार विसरल ऑर्गन भी कहते हैं। बहुत सी जगह इसको विसरल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, लीवर है, ठीक है। तो इनकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो विसरल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। सो ये एक पिक्चर में देखिए, एक ड्रॉ करके बताने की कोशिश की गई है कि ये हमारी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की जो लेयर है उसको हमने क्या बोला, पैराइटल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर हमारा ये मान लीजिए स्टमक है। सो स्टमक की आउटर लेयर को हमने क्या बोला, विसरल। ठीक है, तो ये दोनों मेम्ब्रेन के नाम है। और जो बाहर साइड है कैविटी की उसको पैराइटल, और जो इंटरनल ऑर्गन की आउटर मेम्ब्रेन है वो विसरल। नेक्स्ट हम आते हैं सुपीरियर, इंफीरियर। अब सुपीरियर जैसे शब्द से ही आप एक कैलकुलेट करेंगे, सुपर, ऊपर, ठीक है ना, और इंफीरियर मतलब डाउन, नीचे। तो सुपीरियर पोजीशन हमारी कहां पर होगी, जब भी होगी हमारे हेड की तरफ। और इंफीरियर जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, हमारे लेग्स की तरफ, हील की तरफ। अब इसी को क्रेनियल और कॉडल बोलते हैं। जैसे हमने एंटीरियर और वेंट्रल, पोस्टीरियर और डॉर्सल शब्द यूज किए थे जो कि सेम थे, वैसे ही यहाँ पर सुपीरियर और क्रेनियल, इंफीरियर और कॉडल, दोनों चीजें सेम है। तो सुपीरियर का मतलब हमेशा होगा कि जो पार्ट हमारे हेड की तरफ है, बॉडी में उसकी पोजीशन हेड की तरफ जा रही है, वो सुपीरियर या क्रेनियल। और जो पोर्शन या जो ऑर्गन हमारे बॉडी के निचले हिस्से में जा रहा है या पैरों की तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉडल। तो यदि हम बोलें कि मान लीजिए आपकी पेक्टोरल, आपका शोल्डर और फिंगर्स, अगर आपके आर्म में हम कंपेयर करें, तो सुपीरियर पोजीशन में क्या होगा, आपका शोल्डर, क्योंकि वो हेड की तरफ जा रहा है। और इंफीरियर पोजीशन में क्या होगा, आपके फिंगर्स। अब यदि सपोज हम रिस्ट और फिंगर में करते हैं कंपेयर, तो रिस्ट सुपीरियर हो जाएगी और हमारे फिंगर्स जो हैं वो इंफीरियर या कॉर्डल हो जाएंगे। तो जो भी, जिन दो हिस्सों को, जिन दो ऑर्गन्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें जो उसमें जो सिर की तरफ है, हेड की तरफ है, वो हो गया सुपीरियर या क्रेनियल। और जो हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है, लेग्स की तरफ जा रहा है, वो हो गया इंफीरियर या कॉर्डल। नेक्स्ट हम आते हैं प्लेन्स पर। ठीक है, हमारी बॉडी को तीन तरह के प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है सरफेस में। एक तो क्या होता है कि यदि हम, सपोज ये हमारी बॉडी है, राइट। अब ये हमारा कौन सा हिस्सा हो गया, वेंट्रल। और इसके जस्ट पीछे ये कौन सा हो गया, डॉर्सल। अब यदि हम वेंट्रल और डॉर्सल के बीचों बीच से इस तरह से काटें कि हमारा वेंट्रल अलग हो जाए और डॉर्सल अलग हो जाए, ठीक है, तो वो जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, कोरोनल प्लेन। मतलब इसका पीछे वाला हिस्सा अलग, आगे वाला हिस्सा अलग।
इसको हमने सेंटर से इस तरह से कट किया, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? कोरोनल प्लेन। अब यदि इसी को हम मान लीजिए दोनों, ये लेटरल साइड होगा, ये भी लेटरल है, ये भी लेटरल है, और इसके बीचों बीच एक लाइन आती है जिसको हमने मीडियल बोला था या एक्सिस बोला था। यदि हम उस लाइन से ऐसे वर्टिकल कट करते हैं तो ये दोनों लेटरल अलग हो जाएंगे, ठीक है। तब हम इसको बोलेंगे मिड सेजिटल, क्योंकि ये सेंटर से दो कर रहे हैं। लेकिन यदि मान लीजिए यही कट हम थोड़ा साइड से लगाते हैं, तब भी बॉडी कैसे लंबाई में दो हिस्से हो जाएंगे, दो लेटरल अलग होंगे, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तब हम इसको बोलेंगे सेजिटल प्लेन। यदि हमने सेंटर से कट किया तो दोनों लेटरल इक्वल पार्ट हुए, तब हमने उसको क्या बोला? मिड सेजिटल प्लेन। लेकिन यदि हमने सपोज शोल्डर के पास से एक कट किया तो हमारे पास एक हिस्सा बड़ा एक छोटा हुआ, अब हम उसको क्या बोलेंगे? सेजिटल प्लेन। और यदि इसी को हम इस तरह से कट कर देंगे बीच से, ये कहीं से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन बीच से कट हो रहा, तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्स प्लेन। तो आप देखिए, हमेशा जो आपका कोरोनल प्लेन होगा, मतलब कैसा? वेंट्रल और डार्सल को जो अलग करेगा, ये मोस्टली दो इक्वल पार्ट बनाता है। लेकिन जो सेजिटल और ट्रांसफर प्लेन होता है, ये अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ी खासियत क्या रहेगी कि ये तीनों प्लेन के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेंगे। यहाँ आप अगर देखें इस डायग्राम में, ये मिड सेजिटल प्लेन है, ये कोरोनल प्लेन है। आप देखिए इसके चारों एंगल 90 डिग्री मेंटेन हो रहे हैं। अब यहाँ ट्रांसफर पर देखिए तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन प्लेन्स में हमारी बॉडी डिवाइड होती है। कोरोनल मतलब हमारे सामने और पीछे के हिस्से को अलग अलग कर दिया, तो वो कोरोनल। अब यदि हमने अपने किसी बॉडी को बीच से कट किया और उसके लेटरल दोनों हिस्सों को अलग अलग किया, तो वो क्या हो गया? मिड सेजिटल। अब यदि हमने लंबाई में ही वर्टिकल ही कट किया लेकिन पार्ट यूनिफॉर्म नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो क्या हो गया? सेजिटल प्लेन। और यदि हमने उस बॉडी को सेंटर से कहीं से कट किया, वो जैसे पिक्चर में सेंटर में दिखाया, लेकिन वो ऊपर चेस्ट के पास से भी हो सकता है, लेग के पास से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये जो हमने ऐसा हॉरिजेंटल कट डाला वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स प्लेन। और ये दो प्लेन जो हैं, कौन कौन से? सेजिटल और ट्रांसवर, ये जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के इक्वल हो, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। और इनमें खासियत क्या है कि ये सभी प्लेन्स जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग भी देख लेते हैं। ये कोरोनल प्लेन है, तो कोरोनल प्लेन में कौन कौन से पोर्शन अलग होंगे? डर्सल और वेंट्रल। और बॉडी कितने पार्ट में हो जाएगी? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, और एक सामने वाला वेंट्रल या एंटीरियर पार्ट और पीछे वाला पोस्टीरियर या डर्सल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेजिटल। सेजिटल प्लेन, यदि आपका जैसे ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा सेंटर से कट है, तो ये क्या हो गया? मिड सेजिटल। अब सपोज ये यहाँ नेक से यहाँ सीधा कट होता, सेम जैसा वर्टिकल कट है ऐसा ही होता, बट यहाँ शोल्डर से सपोज होता, तो ये दो अनइक्वल पार्ट में बॉडी को डिवाइड करता, और उसको हम कहते हैं सेजिटल। तो सेंटर से है तो मिड सेजिटल, और सेंटर से नहीं है तो क्या हो गया? सेजिटल। और ये बॉडी के लेटरल पार्ट्स को अलग अलग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो
बॉडी के हॉरिजेंटल कट को कहते हैं। और ये जो हॉरिजेंटल कट होता है ये कहीं से भी हो सकता है, ये हेड का भी हो सकता है, शोल्डर से भी हो सकता है, चेस्ट से भी हो सकता है, या और नीचे नी या काफ, कहीं से भी हो सकता है। तो किसी भी चीज को जब हम हॉरिजेंटल कट देते हैं तो वो ट्रांसफर कट कहलाता है। बॉडी अलाइनमेंट हम नेक्स्ट देखेंगे अब। सो